नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीप कैंपस की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शब्द विचार की इस सीरीज़ में हमने पिछली क्लास में एक नया बिंदु शुरू किया था विकारी शब्दों का। और विकारी शब्दों में भी हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संज्ञा का, यानी हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में जो संज्ञा की आधारभूत बातें हैं, यानी जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि संज्ञा क्या होती है, इसको कितने आधारों पर बांटा गया है, इसके कितने भेद होते हैं, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही जो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जानकारी ले ली थी। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की हमने सिर्फ परिभाषा के बारे में जानकारी ली थी। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा शब्द जो किसी एक निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में बताता हो, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके साथ ही व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं ये एक वचन में होते हैं, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि जो किसी एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताए। व्यक्ति यानी प्राणी। तो जब किसी एक निश्चित प्राणी, वस्तु या स्थान की बात करेगा, इसका मतलब वो एक वचन होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। हमने सिर्फ इतनी बात की थी। तो आज हम लोग कुछ ऐसे नियमों को पढ़ेंगे जिससे आप किसी भी शब्द को आसानी से पहचान पाएंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है। क्योंकि इतने बड़े व्याकरण में हजारों लाखों शब्द हैं और उन सभी शब्दों को रट पाना नामुमकिन है। तो यहाँ मैं आपको कुछ 12 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। इसको आप नियम कह लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए, या फिर ट्रिक कह लीजिए। जो भी हो, इन 12 लाइनों की मदद से आप बहुत ही आसानी से ये पहचान पाएंगे कि कोई भी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है या कोई दूसरा है। चलिए, तो हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बिंदु, यानी कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें ये बताएंगे कि कोई शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक है या नहीं है। तो सबसे पहला आता है किसी व्यक्ति का नाम। व्यक्ति यानी प्राणी से है, यानी किसी मनुष्य का नाम हो, किसी पक्षी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी भी सजीव का अगर कोई एक निश्चित नाम है तो वो नाम जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्यों के नाम में आप राम हो सकता है, लूसी हो सकती है, टॉम हो सकता है, रमेश, सुरेश, महेश, कुछ भी हो सकता है। या बहुत से लोग अपने तोते का नाम या अपने कुत्ते का नाम कुछ भी रख देते हैं। तो अगर किसी एक प्राणी या एक सजीव का कोई नाम है तो वो नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि राम, वो राम है, इसका मतलब वो अकेला है। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा हूँ जिसका नाम राम है। उसी तरीके से दूसरा है देशों का नाम। अगर किसी देश का नाम लिया जाए तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी नाम हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ भारत, तो भारत कहने से एक पर्टिकुलर, एक निश्चित देश के बारे में बात की जा रही है। यानी मैं सिर्फ उस देश की बात कर रहा हूँ जिसका नाम भारत है। मैं सिर्फ कहता हूँ देश, तब तो इस दुनिया के सभी देश शामिल हो जाएंगे। तो बहुत सारे देश हैं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन भारत कहने से सिर्फ एक देश की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये एक वचन भी है और ये एक नाम है, एक पर्टिकुलर एक स्थान या एक वस्तु के बारे में बात की जा रही है। एक स्थान कहिए, वस्तु नहीं। इसलिए किसी भी देश का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक है। उसके बाद समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अटलांटिक महासागर। इस तरीके से जब एक महासागर का जब आप नाम लेते हैं तो आप किसी एक महासागर की बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम। देखिए, यहाँ हर एक लाइन में नाम शब्द जोड़ा गया है। नाम, इसका मतलब कभी भी आपसे देश नहीं कहा जाएगा। अगर कहा जाए कि देश, तो देश शब्द आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि देश में बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं। समुद्र में आपके बहुत सारे समुद्र शामिल हो जाते हैं।
लेकिन एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए किसी एक विशेष समुद्र का या एक विशेष देश का, तब वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। पर्वतों की बात करें तो जैसे हिमालय, हिमालय एक अकेला पर्वत है, इसलिए वो एक व्यक्तिवाचक है। रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, मिटुम्बा पर्वत, इस तरीके से अगर पर्वतों के किसी एक विशेष पर्वत का नाम लेके आपको बताया जाए तो आप समझिए कि वो व्यक्तिवाचक है। उसके बाद अगर किसी नदी का नाम दे रखा हो, वो भी आपका व्यक्तिवाचक होगा। जैसे गंगा, गंगा यानी एक अकेली नदी जिसका नाम गंगा है। यमुना, नील, उसके बाद आपकी अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरीके से बहुत सारी नदियां हो सकती हैं। दिशाओं के नाम, दिशाओं में आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, अगर किसी भी तरह की दिशा की बात की जाए वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। राष्ट्रीय जातियां, राष्ट्रीय जातियों का नाम भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। राष्ट्रीय जातियां यानी ऐसी जातियां जो किसी राष्ट्र के नाम पर रखी गई हों। जैसे भारतीय, एक राष्ट्र है भारत, और भारत में रहने वाले लोगों को उसी राष्ट्र के नाम पर जाति दे दी गई है, भारतीय। चीन में रहने वाले लोग चीनी, जापान के लोगों को जापानी, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तानी, इस तरीके का नाम दिया गया है। तो अगर किसी राष्ट्र के नाम पर उसकी जाति का नाम रखा गया हो तो वो राष्ट्रीय जातियों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखा गया है। उसी तरीके से अगर किसी पुस्तक का नाम लिया जाए, बात पुस्तक की नहीं है, पुस्तक की बात नहीं की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर एक खास पुस्तक के नाम की बात की जा रही है। तो जैसे रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कोई भी किताब या आपके पास जितनी भी किताबें होंगी उसका एक कोई ना कोई एक विशेष नाम होगा। तो किताबों के जब नाम लिख रखे जाते हैं तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसी तरीके से है नगर, चौक, इमारत या फिर सड़कों के नाम, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे नगर के नाम में आप किसी शहर का या किसी गांव का नाम ले लीजिए, जैसे है दिल्ली, मुंबई, या आपके किसी गांव का नाम या शहर का नाम। तो जब कोई विशेष नाम दिया जाता है, कोई किसी एक विशेष जगह को कोई नाम दिया गया है, वो आपका व्यक्तिवाचक में आता है। उसी तरीके से चौक में भी हो सकता है, या इमारतों में भी आप देख रहे हैं कि ताजमहल, लाल किला, पुराना किला, जब इस तरीके से किसी इमारत का नाम रखा जाता है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सड़कों के नाम आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड, सुभाष चंद्र बोस रोड, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, इस तरीके से बहुत सारी सड़कों के नाम होते हैं। तो जब किसी एक सड़क के किसी एक विशेष सड़क के नाम की बात की जाएगी तब वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी तरीके से जो आपका ऐतिहासिक दिन है या फिर ऐतिहासिक युद्ध है, इनके अगर नाम लिखे जाएं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे ऐतिहासिक दिनों में आप कह सकते हैं, जैसे 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, तो ये भी एक ऐतिहासिक दिन है। या फिर हम किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं, या कोई ऐसा दिन जैसे हम मनाते हैं अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो ये एक ऐतिहासिक दिन है। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि जब हम कहेंगे स्वतंत्रता दिवस, इसका मतलब पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन, एक तारीख 15 अगस्त, यही जो है स्वतंत्रता दिवस वाला दिन है। इसलिए जब किसी ऐतिहासिक दिन की बात की जाती है तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक में आता है। या कोई युद्ध, जैसे पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस तरीके से जब किसी युद्ध का नाम लिया जाए वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। या फिर दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर आपके हिंदी वाले महीने, पूस, माघ, अगहन, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, ये वाले। या फिर किसी त्यौहार का नाम, जैसे होली या दिवाली, रक्षाबंधन, इस तरीके के जब नाम आते हैं वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। या फिर अगर किसी समाचार पत्र की बात की जाए, समाचार पत्र का नाम दिया जाए तो भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगी। क्योंकि अगर बात की जाए सिर्फ समाचार पत्रों की तो दुनिया में बहुत सारे समाचार पत्र हैं।
तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। लेकिन अगर किसी विशेष समाचार पत्र का नाम दे दिया जाए, जैसे द हिंदू, पंजाब केसरी, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम, इस तरीके से अगर किसी एक विशेष, एक पर्टिकुलर अखबार के नाम की बात की जाए, तब वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। इन 12 जो मैंने लाइनें लिखवाई हैं, जो 12 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, इनके अलावा बाकी कोई भी शब्द हो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं शामिल होगा। आप इतना ध्यान रखेंगे। तो अब जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म होती है। अब हम अगला प्रकार पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी अगर हम कोई ऐसा शब्द देख लें जिससे हमें ये ना पता चले कि ये किसी विशेष वस्तु के बारे में बात की जा रही है, बल्कि हमें ये एहसास हो कि ये पर्टिकुलर शब्द बोलने से पूरी एक बिरादरी, पूरी एक जाति की बात हो गई, वहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। अभी हम इसको और समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। पहले इसमें 2 पॉइंट्स और नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात की जाए कि जातिवाचक जो संज्ञा है ये दृश्य होती है, यानी ये हमें आंखों से दिखाई देती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दृश्य थी। उसके साथ ही जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है। जातिवाचक संज्ञाएं कभी भी एक वचन रूप में नहीं होती, ये हमेशा बहुवचन होती हैं। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो थी वो हमेशा एक वचन होती थी, वो बहुवचन नहीं हो सकती। आप देखिए, अगर किसी एक विशेष का नाम लेंगे तो वो बहुवचन कैसे हो सकता है, वो हमेशा एक वचन होगा। चलिए, अब ये हो गई कि जातिवाचक दृश्य होती है और बहुवचन होती है। दूसरी बात क्या है कि सभी एक वचन जो बहुवचन बनाए जा सकते हैं वे आपके जातिवाचक कहलाते हैं। अगर कोई शब्द एक वचन में लिखा हुआ है और उसका हम बहुवचन बना सकते हैं, तब भी वो जातिवाचक में आएगी। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जो शब्द हैं उनको आप कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते। चलिए अब थोड़ा उदाहरण देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे शब्द जिनसे किसी की पूरी बिरादरी का पता चलता हो वो जातिवाचक शब्द होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। जैसे है शब्द मनुष्य। अगर बात की जाए मनुष्य की, मैं कहूँ कि एक मनुष्य, तो इसका मतलब यह है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब जो हैं मेरी लिस्ट में शामिल हो गए। मैंने किसी एक स्पेशल की बात नहीं की, मैंने मनुष्य की बात की, यानी पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं वो सभी। तो मनुष्यों की ये एक जाति है, एक प्रजाति है। उसी तरीके से मैं कहूँ पशु, तो पशु में इस संसार में जितने पशु हैं वो सब शामिल हो गए, इसलिए ये भी जातिवाचक है। या फिर पशुओं में भी बात करें एक स्पेशल गाय की, तो इस संसार में कितनी गायें हैं? क्या सिर्फ एक है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी गायें हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ की गायें हैं। इसलिए गाय शब्द बोलने से इस संसार में जितनी गायों की प्रजातियां हैं या जितनी संख्या है सबकी सब शामिल हो गई। इसीलिए गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी गाय का कोई नाम रख दिया जाए, मान लीजिए इसका नाम रख दिया जाए धेनु। वैसे तो धेनु का मतलब भी गाय ही होता है, लेकिन एक बात है कि मान लीजिए इस गाय का नाम रख दिया जाए धेनु। तो जब मैं कहूँगा कि धेनु, तो आप किसी एक स्पेशल गाय के बारे में सोचेंगे, यानी मैं एक स्पेशल गाय की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं एक स्पेशल की बात कर रहा हूँ तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन जब मैं कहता हूँ सिर्फ गाय, इसका मतलब दुनिया की सभी गायें, तो ये एक प्रजाति है। पशुओं में भी एक खास प्रजाति है गाय, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरीके से है बकरी, ये भी एक जातिवाचक है। नदी, ये भी जातिवाचक है। यहाँ मैंने आपसे बात की थी कि नदियों के अगर नाम दे दिए जाएं तो नाम आपका व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि नाम किसी एक पर्टिकुलर का रखा जाता है। जैसे गंगा नदी, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक गंगा नदी है, दूसरी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ नदी की, तो संसार में जितनी नदियां हैं सब नदियों में ही शामिल हैं। तो नदी भी आपकी एक जाति है, एक प्रजाति है, इसलिए नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से है पर्वत, पुस्तक, दिशा, समुद्र, महीना, त्योहार, ये सभी आपकी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद एक शब्द है आम।
इस आम को आप चाहें तो स्टार मार्क कर लीजिए। ये शब्द कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपसे कहा जाए फल, फल ये क्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो आप कहेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फल कहने से इस संसार में जितनी भी वैरायटीज़ हैं फलों की, वो सब की सब इसमें शामिल हो जाती हैं, इसलिए ये एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। और फलों में एक स्पेशल फल है आम, तो इसको होना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि इस संसार में आमों की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लगभग मुझे ठीक से याद भी नहीं है, शायद 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं आम की। तो क्योंकि इसकी इतनी सारी जातियां हैं, इसीलिए जब हम आम शब्द बोलते हैं तो आम की जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, सब इसी आम में शामिल हो जाती हैं। इसलिए आम शब्द को स्पेशल जातिवाचक माना गया है। इसको आप नोट कर लेंगे, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं कि जातिवाचक संज्ञा के वे सभी शब्द जिनमें नाप तोल का बोध होता हो तथा जिनकी गिनती ना की जा सके, वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। देखिए, मैंने आपसे कल ही बताया था आपको कि जो हमारे पुरानी व्याकरण है उसमें संज्ञा सिर्फ 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, इसी में आगे 2 कैटेगरीज और बना दी गई हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन बाद की जो ग्रामर है, यानी जो वर्तमान में हमारी हिंदी व्याकरण है, इसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक को अलग अलग मान लिया गया है। तो पहले ये एक में थी, अब अलग हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञाओं से मिलती थी, इसलिए इनको जातिवाचक में ही रख दिया गया था। लेकिन हो सकता है क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ तो जातिवाचक से मिलती थी, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जातिवाचक से अलग थी, इसीलिए वर्तमान व्याकरण में इनको अलग स्थान दे दिया गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञाओं के वे शब्द जिनका नापतोल किया जाता हो, यानी जिन शब्दों से किसी वस्तु के नापतोल का पता चलता हो और जिनकी गिनती ना की जा सके, वह आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। वैसे भी द्रव्य का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम गिन ना सकें, जिसको हम या तो नाप सकें या फिर उसको तोल सकें। जैसे आपका शब्द है सोना। अगर मैं कहता हूँ सोना, तो इसका मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। सोना यानी इस संसार में जितना सोना है वो सभी। तो इसका मतलब ये भी जातिवाचक संज्ञा में आ गई, क्योंकि जातिवाचक की भी तो यही विशेषता है कि अगर कोई नाम लिया जाए तो उसमें संसार की सभी चीज़ें शामिल हो जाएं उस प्रजाति की। तो सोना कहने से दुनिया का सारा सोना इसमें शामिल हो गया, इसलिए जातिवाचक होनी चाहिए थी और पहले थी भी। लेकिन क्योंकि ये एक द्रव्य है, इसको हम नाप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, जबकि मनुष्य, पशु, गाय, इन सभी को हम गिन भी सकते थे। तो इसलिए द्रव्यवाचक को एक अलग स्थान दे दिया गया है। दूसरा है चांदी। अगर मैं कहता हूँ चांदी, तो चांदी कहने से भी दुनिया की सारी चांदी जो है इसमें शामिल हो गई। तो चांदी एक प्रजाति है, धातु की एक विशेष प्रजाति है चांदी। तो ये जो है, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते। 1 चांदी, 2 चांदी हम इस तरीके से नहीं गिन सकते। हम इसको तोले में खरीदते हैं, ग्राम में खरीदते हैं, यानी इसको तोल करके लेते हैं, इसलिए ये आपके द्रव्यवाचक है। अगला उदाहरण है दूध। दूध कहने से भी दुनिया में जितना दूध है वो सब कुछ शामिल हो जाता है, और इसको हम गिन नहीं सकते। इसको हम लीटर से तोल करके लेते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरीके से। तो दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद दही, घी, पानी, दाल, चावल, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो या तो हम इनको तोल करके लेते हैं या फिर नाप करके लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो ये था हमारा संज्ञा का तीसरा प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब तक हमने संज्ञा में 3 प्रकारों को पढ़ लिया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। अब हमारे 2 प्रकार और बचते हैं, समूहवाचक और भाववाचक। इनको हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।